हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वासु। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि रेलवे में जो जूनियर ट्रांसलेटर है उसका वैकेंसी आ गया है। ये एक बहुत अच्छा पोस्ट है। आरआरबी में जितना पोस्ट आती है, जैसे एनटीपीसी में जितना पोस्ट आती है, जेई एसएससी जितना एग्जाम होता है, आरआरबी थ्रू सबसे प्रमोशनल और करियर ग्रोथ अगर कोई सेटिस्फेक्शन वाला जॉब होता है तो ये जूनियर ट्रांसलेटर होता है। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा क्यों इसको मैं इतना प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि ये प्रमोशन के एस्पेक्ट से ये सब पोस्ट से सिर्फ आज से नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जो इस बार जो नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर को 130 के आसपास वैकेंसी इस बार फिलअप हो जाएगा। और आपका जो एप्लीकेशन है जो जूनियर ट्रांसलेटर का, वो ऑलरेडी 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट भी हो गया और एप्लीकेशन इंड हो जाएगा 6 फरवरी 2025 को। तो जितना भाई इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूंगा, तो डेफिनेटली इस पोस्ट को भरना। किसी को अगर यूपीएससी वाला पोस्ट जॉब में जाना है कि यूपीएससी का जो प्रमोशन होता है, सेम ग्रुप ए में प्रमोशन है, सीनियर ग्रुप ए तक अगर प्रमोशन चाहिए तो ये पोस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनटीपीसी से पोस्ट जितना एग्जाम होता है प्रमोशन और सेटिस्फेक्शन वाला जॉब से, एनटीपीसी का कोई भी पोस्ट से बहुत ज्यादा अच्छा है पोस्ट। इसका जो एग्जाम होगा ये भी दो, मतलब सीबीटी जो रिटन एग्जाम होगा सिर्फ एक ही पेपर होगा, उसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन का टेस्ट देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो इसके लिए मतलब इसमें आपको एग्जाम में जो मेन रिटन एग्जाम होता है सीबीटी होता है, वो सीबीटी 1 और 2 देने का जरूरत नहीं, सिर्फ सीबीटी ऑन देने से ही आप लोगों को एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब सिंगल शॉट एग्जाम है। ट्रांसलेशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल, क्योंकि क्लर्कियल वाला जॉब है तो इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं होते, ज्यादातर लोग इसमें पास हो जाएगा, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम लोग जानते हैं। जो एज लिमिट है वो 18 से 36 ईयर से, मतलब 18 से 36 ईयर, तो जो आरआरबी में पोस्ट भरा जाता है एनटीपीसी के, उससे ज्यादा एज लिमिट इसको दिया गया है। उससे ज्यादा क्या है कि इससे जो एससी एसटी एम्प्लॉय है उनको जो 5 to 3 इयर्स का जो आपका एज का छूट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी इसमें मिलेगा एप्लीकेबल। मतलब 36+5 या 36+3 होगा। और कोरोना के टाइम का जो पीरियड है उसका जो एक्स्ट्रा आपका छूट वो भी मिलेगा। तो इसका मतलब एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होगा? तो जो फास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए प्रेस्क्राइब किया गया है वो है कि आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको पोस्ट मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए। मतलब मिनिमम आपको मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश जो लोग किया है वही लोग 130 जूनियर जो ट्रांसलेट होता है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए जो आप हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हो या हिंदी से आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ऐसे कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रहेगा तो बढ़िया होगा। या फिर आपको 2 साल कोई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या आपको अंडरटेकिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करना पड़ेगा, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये हो गया टोटल आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम इसके बारे में, ये पोस्ट के बारे में क्या क्या चीज हम जानेंगे वो हम देखते हैं। चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो पोस्ट है, इसकी मैं बहुत अच्छा पोस्ट बोला हूँ, इस पोस्ट का क्या क्या चीज हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे क्या सैलरी रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगा, सिलेबस, वर्क क्या रहेगा, पोस्टिंग कहाँ पे होगा, प्रमोशन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट होता है, प्रमोशन, पोस्टिंग, वर्क, ड्यूटी, ये सब चीज तो आपको जॉब आने के बाद करना पड़ेगा। तो ये सब चीज एक्चुअली बेहतरीन जानना पड़ेगा, बाकी जो चीज हम लोग तो बाहर से जान सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हम लोग बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, और आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट आना चाहिए। और जो सिलेक्शन होगा आरआरबी किया है कॉन्डक्ट करेगा। तो अभी देखते हैं कि सैलरी, ये जो पोस्ट है इसका इनिशियली जब आप लोग आज के दिन में जो लोग अगर आज ऑन 2025 में किसी ने अगर इस पोस्ट में ज्वाइन करता है तो उनका सैलरी क्या बनेगा, हम लोग वो भी जो सिटी के हिसाब से वो देख लेते हैं। तो जो जूनियर ट्रांसलेटर होगा उनका जो लेवल होता है वो लेवल 6 होता है, जिसका बेसिक पे होता है 35,400। तो इसके बेसिक के साथ आपको क्या क्या चीज मिलता है, इनको ज्यादा कोई अलाउंसेस नहीं मिलता है। रेलवे में ज्यादातर पोस्ट में अलाउंसेस मिल जाता है, रिक्स अलाउंस या नाइट ड्यूटी अलाउंस, शिफ्ट ड्यूटी अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस है। ये सब अलाउंस इनको ज्यादातर नहीं मिलते हैं। इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बाकी एम्प्लॉय जो ऑफिशियल जॉब होता है वैसे सेम पे स्ट्रक्चर मिलता है। तो इनको क्या क्या मिलता है, इनको मिलता है बेसिक सैलरी मिलता है, डीए मिलता है जो डियरनेस अलाउंस होता है, एचआरए मिलता है, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो मिलता है। तो जो बेसिक सैलरी आज के दिन के 35,400 है, डीए 53% ऑलरेडी है, ऑन 2025 से वो 56% मतलब 3% बढ़ जाएगा, उसको लेकर ही मैं चल रहा हूँ 56 को। तो 19,820 रुपीज 24 रुपीज आएगा। एचआरए जो एक सिटी है, मैं सैलरी बात कर रहा हूँ एक सिटी के सैलरी के बारे में। तो एक सिटी का जो सैलरी होता है 30% होता है बेसिक का, वो हो जाता है 10,250 रुपीज, 620 रुपीज, और टीए होता है आपका 5616। टोटल ग्रॉस जो सैलरी बनेगा एक सिटी में वो आपको 71,460 रुपीज बनेगा आज के दिन के हिसाब से, अगर आपको एचआरए
डीए आप लोग 56% पकड़ते हो, क्योंकि डीए 56% ही होगा ऑन 20 जो 5 है उसमें से। अब वाई सिटी में जो अगर किसी को पोस्टिंग होता है तो उनको जो ग्रॉस सैलरी मिलेगा वो आपको मिलेगा 65,000 के प्लस, और जो जेट कैटेगरी सिटी में होगा उनको 61,000 ग्रॉस मिलेगा। तो ग्रॉस और इन हैंड कितना मिलेगा? इन हैंड होगा जो आपका बेसिक और डीए है, ये जो सैलरी पोर्शन है सबके लिए सेम होगा। ये जो पोर्शन होता है इस पोर्शन को आपको मिला के जितना सैलरी होता है उसका 10% आपका अकाउंट से एनपीएस जो पेंशन अकाउंट है उसमें आप लोगों को जमा होगा। तो वो जो एक सिटी होगा वो लगभग 5,500 रुपीज तक होता है जो इनिशियली आता है, मतलब 5,500 रुपया जिसको 5,550 रुपीज 500 रुपीज होता है वो आपके अकाउंट से एज ए पेंशन डिडक्ट होगा। और उसके बाद कोई इनकम टैक्स कुछ भी अगर आता है तो कटेगा, नहीं तो इतना ही कटेगा। और कुछ थोड़ा मोड़ा चार्जेस 200-100 रुपया काटता है, सर्विस चार्जेस, वो सब अलग बात है। तो इतना मान देता, मतलब आपको अगर लेवल 6 में एक्स कैटेगरी सिटी मिल जाएगा तो इनकम टैक्स को अगर आप लोग बचा लेंगे तो आपको 65,000 प्लस आपको नेट सैलरी, मतलब इन हैंड सैलरी आपको जूनियर जो ट्रांसलेटर है आज के दिन पे मिलेगा। जो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत हैंडसम सैलरी देते हैं। उसके साथ लेवल 6 में अगर आप लोग आओगे तो क्वार्टर फ्लोर चले अच्छा मिलेगा। रेलवे का जो फ्री ट्रैवल पास होता है फर्स्ट क्लास वाला, मतलब सेकंड एसी में आप लोग विद फैमिली के साथ जो ट्रैवल करने वाला फैसिलिटी वो भी मिलेगा। मतलब जितना भी रेलवे लेवल 6 में फैसिलिटीज आती है सब कुछ इनको मिलेगा। ये था सोशल टोटल 16 जो सैलरी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग बाकी जो चीज है इस पोस्ट के बारे में वो भी हम लोग चले देखते हैं। जो पोस्ट होगा मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि सीबीटी होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा जिसमें कितना मार्क रहेगा 100 मार्क्स। कितना मार्क्स? 100 मार्क्स। क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स। ये जो 100 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा इसमें से कैसे क्वेश्चन होगा? उसमें से आपको जो एग्जाम होगा उसमें से जो हिंदी रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड जो कितना क्वेश्चन आता है वो आएगा 30%, मतलब 30 क्वेश्चन आएगा 100 में से हिंदी से, 20 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश से, और बाकी जो 50% क्वेश्चन आएगा वो जनरल इंटेलिजेंट, जनरल नॉलेज, सिंपल जो मैथ आता है, कंप्यूटर नॉलेज होता है, ये सब मिला के आपको 50% आएगा। एनटीपीसी में ऐसा नहीं है। एनटीपीसी और रेलवे का जो लेवल 1 एग्जाम होता है, बाकी जो एग्जाम होता है उसमें तो ज्यादातर आपको अरिथमेटिक, आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है। इसमें सिर्फ 50% क्वेश्चन रहेगा हिंदी इंग्लिश से ही 50% क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये जो मतलब आप लोग जब जॉब में आओगे काम आपको हिंदी और इंग्लिश लेके करना पड़ेगा, और रेलवे का दूसरा कोई भी जो काम है उसके साथ आपका कोई मतलब इंटरलिंकिंग नहीं रहेगा। और जो 100 क्वेश्चन रहेगा इसके लिए आपको 90 मिनट्स का क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन का मान ऑन होगा, और जो क्वेश्चन का मतलब एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट होगा। नेगेटिव मार्क रहेगा 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा। तो जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एग्जाम में पास हो जाओगे उसको बोला जाएगा ट्रांसलेशन टेस्ट में। कितना लोगों को बुलाया जाएगा ना, जितना वैकेंसी है, मतलब 130 का 10 टाइम्स, मतलब 1300 लोग आसपास आपको ट्रांसलेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो 1300 लोग का ट्रांसलेशन होगा उसमें से जो जितना लोग जो ये जो ट्रांसलेशन है एक सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो 60% आपको लेके आना पड़ेगा। मतलब ट्रांसलेशन से आप लोगों को मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ आप लोग क्वालिफाई करना पड़ेगा। और क्वालिफाइंग मार्क क्या है? मिनिमम 60%। तो जो लोग 60% एंड अबव जाएगा उनका जो कंप्यूटर मतलब सीबीटी जो एग्जाम हुआ उसके मेरिट बेसिस पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेडिकल में भेज दिया जाएगा। मेडिकल इजी होता है, मेडिकल में टेंशन मत लीजिए। ट्रांसलेटर क्योंकि क्लर्क टाइप का जॉब है, 100% लोग मेडिकल में ज्यादातर पास हो जाता है। तो उसके बारे में मत सोचिए, सिर्फ सीबीटी जो एग्जाम होता है और ट्रांसलेशन टेस्ट होता है आप लोग इसके बारे में सोचिए। चलिए बाकी जो हम लोग ड्यूटी, वर्क, पोस्टिंग, प्रमोशन जो मेन चीज है इस पोस्ट के साथ जुड़ा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी देखते हैं काम क्या रहेगा, मतलब जो काम होगा जो ड्यूटी है वो कितना टाइम रहेगा। तो ड्यूटी में बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें संडे सैटरडे आपको छुट्टी मिल जाएगा इस ड्यूटी में, और इसीलिए आपको 8 घंटा 5 दिन सिर्फ ड्यूटी करना पड़ेगा, मतलब 40 आवर्स पर वीक ड्यूटी करना पड़ेगा, और आपको संडे सैटरडे छुट्टी मिलेगा। और संडे सैटरडे छुट्टी उस जगह में इसलिए मतलब पोस्टिंग आपको डिवीजन और हेडक्वार्टर में 90% प्लस जो लोग होता है उनको आपको डिवीजन या हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल जाएगा। मतलब डिवीजन में या हेडक्वार्टर में आपको पोस्टिंग मिलेगा, संडे सैटरडे छुट्टी मिलेगा, 8 घंटे का सिर्फ ड्यूटी है। आओ काम करो, कोई हेडेक वाला काम नहीं। काम है किसी आपको सिर्फ लैंग्वेज का ट्रांसलेट करना है। तो काम के बारे में हम लोग इन डिटेल्स में जानते हैं क्या एक्चुअली में जूनियर ट्रांसलेटर को क्या करना पड़ता है। तो जूनियर ट्रांसलेटर को जो मतलब हिंदी सेक्शन होता है रेलवे में, एक हिंदी सेक्शन होता है जो पर्सनल डिपार्टमेंट के अंडर में ही आती है। उस हिंदी सेक्शन का जो ऑफिसर लोग होता है उनको राजभाषा अधिकारी बोला जाता है। तो उनके अंडर में जूनियर ट्रांसलेटर काम करते हैं। तो रेलवे में जितना मतलब जगह में आप लोग देखते हो बहुत सारा बैनर रहता है, बहुत सारा रेलवे का प्रोग्राम रहता है जहाँ पे बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में एक ही वर्ड एक ही चीज लिखा रहता है। मतलब जैसे उस प्रोग्राम का क्या मोटो है क्या और जो चीज है वो 2 लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेट होता है ये जिस डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है उस प्रोग्राम को वो हिंदी सेक्शन को भेज देता है वो जो सब्जेक्ट है, और हिंदी सेक्शन उसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजता है, उसके बाद उसको छपा जाता है। इसके अलावा रेलवे में जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होता है, तो तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल यहाँ पे तो हिंदी मदर टंग नहीं है।
तो जो लोग, अगर कोई नॉर्थ से कोई लेटर आता है, जैसे आपका दिल्ली से कोई लेटर आता है तो हिंदी में लेटर आता है, तो यहाँ का लोग ज्यादातर पढ़ नहीं पाते, तो ये लोग उस लेटर को हिंदी सेक्शन में भेजते हैं, तो हिंदी सेक्शन का जो जूनियर ट्रांसलेटर है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देते हैं, उसके बाद उस लेटर को फॉरवर्ड कर देते हैं। या बहुत सारा कोर्ट केस या गवर्नमेंट का बहुत सारा ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो हिंदी में, सिर्फ हिंदी में ही पब्लिश होते हैं, तो उस जगह में उस ऑर्डर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट हिंदी सेक्शन को भेजती है और हिंदी सेक्शन को ट्रांसलेट करके देते हैं। या रेलवे में जितना तरह का एग्जाम होता है, जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसमें जो आपका क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करके जो देने वाला काम होता है वो भी आपका हिंदी सेक्शन का काम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी को ज्यादा प्रमोट कर दो। जिस जगह में मदर टंग हिंदी नहीं है उस जगह में तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए और हिंदी लैंग्वेज जानने के लिए ऑफिशियल काम चलाने के लिए एक सेक्शन का जरूरत है, इसीलिए हिंदी सेक्शन को आपको स्टेब्लिश कर दिया गया। या जिस जगह में हिंदी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में रेलवे में हिंदी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा आपका कंपटीशन होता है, जैसे हिंदी में क्विज होता है, हिंदी में राइटिंग होता है, तो ये जो चीज होता है इसको आपको ऑर्गेनाइज करता है हिंदी सेक्शन, और उसमें बहुत सारा प्राइज भी दिया जाता है आपका हिंदी सेक्शन से। और ये जो डिपार्टमेंट होता है हिंदी सेक्शन, ये पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो बहुत अच्छा है। तो ये हो जाता है कि आपका जो आप ट्रांसलेटर बनेंगे ये सब काम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद बाकी जो चीजें, प्रमोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बताया कि इसका प्रमोशन इतना इंटरेस्टिंग आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना अच्छा प्रमोशन है आज के दिन के हिसाब से। तो चलिए वो चीज हम लोग देखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं प्रमोशन के बारे में। जो जूनियर ट्रांसलेटर उसका प्रमोशन बहुत अच्छा है। तो इन लोगों को जो प्रमोशन होता है, जो फर्स्ट प्रमोशन जूनियर ट्रांसलेटर से जो होता है वो है सीनियर ट्रांसलेटर, जो लेवल 7 का पोस्ट होता है। जो लेवल 7 का पोस्ट होता है सीनियर ट्रांसलेटर, इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम देने का जरूरत नहीं होता है, ऑटोमेटिकली आप लोगों को प्रमोशन आ जाता है। और लेवल 7 का जो सैलरी आज के दिन पे, जो ग्रॉस सैलरी एक सिटी में बनता है, वो लगभग 89 to 90,000 नियर अबाउट आज के दिन में मिल रही है। तो बहुत अच्छा सैलरी इसलिए हो जाता है जो सीनियर ट्रांसलेटर। तो जूनियर ट्रांसलेटर से सीनियर ट्रांसलेटर बनने का कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है, लेकिन कितना साल लगता है ये एक चीज होता है। तो इसके लिए आपको 5 to 7 ईयर्स चाहिए आपको। तो 5 to 7 ईयर्स में बनने भी आपको प्रॉफिट है। क्यों मैं प्रॉफिट बोलो, मॉनिटरी मतलब मानी के हिसाब से प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि अगर आप लेवल 6 से 7 के पे लेवल का डिफरेंस देखेंगे तो आपको इंक्रीमेंट लेकर, मतलब हर साल सैलरी बढ़ते हुए अगर लेना है तो 10 साल लगता है। लेकिन अगर 5 से 6 साल में आप लोग बनेंगे तो मैक्सिमम 7 ईयर्स, उतना नहीं जाता है, ज्यादातर 5 से 6 साल होता है, तो आपको सैलरी में मतलब अच्छा खासा मतलब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, इसलिए मॉनिटरी बेनिफिट भी हो जाता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट प्रमोशन आप लोगों को मिलेगा वो है सीनियर ट्रांसलेटर। तो जो लेवल 7 का पोस्ट होता है आज के दिन पे 90 के नियर अबाउट सैलरी है, जो आप लोग 5 to 6 ईयर में बन जाओगे, कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है यही जगह में इंटरेस्टिंग है। रेलवे में एनटीपीसी से आपको अगर आप स्टेशन मास्टर बनेंगे या दूसरा कोई भी चीज बनेंगे, उसमें क्या होगा कि आपको 5 साल कंप्लीट करना पड़ेगा उस लेवल 6 में। उसके बाद अब एग्जाम में मतलब 100-200 लोग एग्जाम बैठेंगे, उसमें से 3-4-5-10 लोग एग्जाम क्वालिफाई होंगे, इतना हार्ड एग्जाम होता है। उसके बाद आप लोग ग्रुप बी ऑफिसर बनोगे, जो लेवल 8 का पोस्ट होता है, उससे 10 से 12 साल लग जाता है ग्रुप ए सर्विस जाने में, 12 से 15 साल भी कुछ मतलब डिपार्टमेंट में लग जाएगा। लेकिन इसमें ऐसे नहीं, इसमें कोई ग्रुप ए सर्विस नहीं, ग्रुप बी सर्विस है ही नहीं। आपको सीनियर ट्रांसलेटर्स के बाद से डायरेक्ट ग्रुप ए सर्विस में दिया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग ग्रुप ए सर्विस में चला जाओगे। 2020 तक आपको जो जोन होता है था वो ग्रुप बी एग्जाम होता था राजभाषा अधिकारी का, जो ग्रुप बी पोस्ट में दिया जाता है। 2020 के बाद 20 के बाद अब रेलवे बोर्ड डायरेक्ट सीनियर ट्रांसलेटर का सीनियरिटी जोन से मंगाता है। उसके बाद जो ऑल ओवर इंडिया में सीनियर है उनको विदाउट एनी एग्जाम छोड़कर उनको राजभाषा अधिकारी जो ग्रुप ए सर्विस होता है वो दिया जाता है। ग्रुप ए सर्विस का मतलब होता है ग्रुप बी से ग्रुप ए बनने में वो टाइम लगता है, ग्रुप ए जाओगे मतलब जो लोग यूपीएससी से आते हैं सेम ऐसे ही। तो इसमें कितना साल लगता है, इसमें भी 5 to 7 ईयर्स, सिर्फ 5 to 7 ईयर्स में आप लोग ग्रुप ए सर्विस में चला जाओगे। तो मतलब होता है कि आप जूनियर ट्रांसलेटर में आओगे तो आप लोग 11-12 ईयर्स से 14 to 15 ईयर्स मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, उतना नहीं लगता है, मैक्सिमम 14 to 15 ईयर्स में और मिनिमम 12 ईयर्स के भीतर आप लोग जूनियर ट्रांसलेटर से डायरेक्ट यूपीएससी का जो ग्रुप ए सर्विस होता है आप लोग चले जाओगे विदाउट एनी एग्जाम। कोई एग्जाम का जरूरत नहीं आज के दिन में। पहले होता था ग्रुप बी एग्जाम, अभी नहीं होता है, डायरेक्ट रेलवे बोली इनको ग्रुप पे दे देता है। सीनियरिटी सिर्फ मांगा लेता है आपका जोन से, कौन कैसे सीनियर है, किस दिन ज्वाइन किया है, ये सब देखने के बाद ग्रुप जिसको जैसे सीनियर आएगा ऐसे ही ग्रुप ए सर्विस राजभाषा अधिकारी बना दिया जाता है, जो इसको बोलते हैं राजभाषा अधिकारी, जो लेवल 10 का पोस्ट है। मतलब लेवल 7 से आप लोग डायरेक्ट लेवल 10 में जंप कर जाओगे, मतलब 8 में जाने का जरूरत नहीं और डायरेक्ट ग्रुप ए बन जाओगे। ये मतलब शायद रेलवे दूसरा कोई पोस्ट ऐसा शायद नहीं है जिसमें आप लोग डायरेक्ट ग्रुप ए बन जाओगे, ग्रुप ए बनने का जरूरत नहीं।
और जो प्रमोशन भी मतलब एक एक प्रमोशन 5 to 7 ईयर्स में आ जाता है, उससे ज्यादा जरूरत ही होता ही नहीं है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या प्रमोशन नहीं मिलेगा? डेफिनेटली ग्रुप ए सर्विस में आ गया तो प्रमोशन को मतलब रोकेगा ही नहीं, अभी प्रमोशन होते रहेगा कंटिन्यू। तो राजभाषा अधिकारी के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन आएगा वो है सीनियर राजभाषा अधिकारी, जो लेवल 11 का पोस्ट होता है, वो भी आपको 5 to 7 ईयर्स में हो जाएगा और कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं। तो ये हो जाता है आपका सीनियर राजभाषा अधिकारी। उसके बाद जो प्रमोशन आपको आएगा वो आपको लगेगा 7 to 9 ईयर्स, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 7 to 9 ईयर्स, जिसको बोला जाता है DGMR, मतलब डिप्टी जनरल मैनेजर। मतलब आपका डिजिग्नेशन में जनरल मैनेजर नाम रहेगा, तो डिप्टी जनरल मैनेजर विद इन ब्रैकेट में रहेगा आर, मतलब राजभाषा अधिकारी। तो डिप्टी जनरल मैनेजर आप जो होता है वो लेवल 12 का पोस्ट होता है। वो आप लोग सीनियर राजभाषा अधिकारी के बनने के बाद मतलब 9 ईयर्स जरूरत भी नहीं होता है, 7 ईयर्स मैक्सिमम, 7 to 8 ईयर्स में आप लोग लेवल 12 में चला जाओगे, लेवल 12 में चला जाओगे। जो डिप्टी जनरल मैनेजर होता है कोई जोन में, राजभाषा अधिकारी वो होता है। और कोई भी जोन में यही पोस्ट सुप्रीम होता है, आपका हिंदी सेक्शन का सुप्रीम होता है सीनियर DGMR, मतलब जोन में इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं होता है। और इस पोस्ट में आप 3 to 5 ईयर्स रहेंगे तो आपको लेवल 13 दिया जाएगा। तो इतना तक जोन में आपको पोस्टिंग मिलेगा और जोन में प्रमोशन मिलेगा, मतलब जिस जोन से आपने सिलेक्ट हुआ उस जोन में आपको इतना तक प्रमोशन मिलेगा। तो आज के दिन में जितना लोग जूनियर ट्रांसलेटर बन के आ रहे हो उनको कोई एग्जाम छोड़कर आपको DGMR बनना तय है, जिसके पास 25 ईयर्स का सर्विस है तो डेफिनेटली बनेगा। और 25 ईयर्स का सर्विस ज्यादातर लोगों को रहता भी है, उससे कम तो रहता ही नहीं है, सबको 35 की उम्र तक लोग एग्जाम में आ ही जाता है। तो इतना तक आप लोगों को बनना, आज के दिन के जो रूल है राजभाषा अधिकारी का प्रमोशन, उतना तक आपको कोई भी एग्जाम देकर नहीं मतलब मिल जाएगा। NTPC ये जो प्रमोशन है कभी दे ही नहीं सकते, JEE SSC आपको दे ही नहीं सकते। वो दे सकते हैं क्योंकि उनको उसके बाद उनको एग्जाम देना पड़ेगा डिफिकल्ट, ज्यादा लोग पास भी उसमें करते नहीं है, मैक्सिमम लोग पास ही नहीं करते। उसके बाद ग्रुप ए बनोगे, 10-12 साल वेट करने के बाद ग्रुप बी से मतलब ग्रुप बी बनोगे, ग्रुप बी से ग्रुप ए बनोगे, मतलब बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस। इसमें से मतलब डायरेक्ट ग्रुप ए बन जाओगे, जैसे UPSC वाला होता है सेम एज इट इज। आप 12-14 साल के बाद आप ग्रुप ए सर्विस में आ जाओगे जूनियर ट्रांसलेटर से। उसके बाद आपको जो प्रमोशन मिलेगा और जो उस लोगों को मिलेगा जिनके पास सर्विस ज्यादा है। तो जिन लोग 25-26 में आप लोग जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर या 27 साल तक बन जाओगे, उनको जो रेलवे बोर्ड में हिंदी लैंग्वेज के रिलेटेड जो डायरेक्टर रहता है, जो लेवल 14 है, जो आपको बनने में 10 से 12 साल चाहिए, मतलब DGMR के बाद 10 से 12 साल चाहिए आपको डायरेक्टर बनने के लिए। जो हिंदी सेक्शन होता है सिर्फ वो रेलवे बोर्ड में पोस्टिंग मिलेगा, जोन में आपको DGMR तक पोस्टिंग मिलेगा और डायरेक्टर हो जाएगा और जो लेवल 14 का होता है। तो ये था टोटल प्रमोशन, मतलब आप लोगों के पास सर्विस रहता है, कोई एग्जाम छोड़कर आप जूनियर ट्रांसलेटर से डायरेक्टर तक बनने का चांसेस है। DGMR जो होता है जोन में सुप्रीम होता है हिंदी सेक्शन का, उतना तक आप लोग सब लोग बनोगे जो लोग आप लोग जूनियर ट्रांसलेटर में आ रहे हैं। तो ये था टोटल प्रमोशन। और काम के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई हेडेक वाला काम है ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का ट्रांसलेशन का काम रहता है। तो लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों को नॉलेज अच्छा रहना चाहिए, तब इस पोस्ट में आप लोग काम कर पाओगे और सिलेक्शन भी आएगा। लेकिन बाकी जैसे रेलवे का जो इतना हेडेक वाला काम होता है, सेफ्टी वाला काम रहता है, ऑफिशियल वाला काम रहता है, वो सब काम तो आप लोगों को घुसने का कभी जरूरत नहीं। तो आप लोग अच्छा एक पोस्ट में आ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था टोटल कैरियर ग्रोथ जो जूनियर ट्रांसलेटर के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई देने का। तो ये था छोटा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जितना भी आपको फ्रेंड सर्कल इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे या करने वाले उनको शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।